मामले पर 10 जनवरी को आएगा फैसला। शुरुआत करेंगे, आपको बताएंगे अंजलि के 5 नहीं 8 गुनहगार हैं। उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा। ये जिम इंस्ट्रक्टर आप देख रहे हैं, ये आया है, ये मालिक भी बताया जा रहा है, और अचानक देखिए गिर गया, हार्ट अटैक आया और ये जमीन पर गिर गया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। ये तस्वीरें जो डराने वाली भी है, ये भी बताती है हमें कितना अलर्ट रहने की जरूरत है। और ये तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीर दिखाई। इसका मकसद है सचेत रहना, सावधान रहना। ये शख्स को देख रहे हैं आप, जिम का मालिक बताया जा रहा, आया है, इसने जैकेट जैसे ही उतारी है, जैकेट उतारते ही इसको हार्ट अटैक आया और ये देखिए सीधे गिर गया है ये फर्श पर। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए इसे धुंधला किया है, लेकिन ये बता रहा है कि दिलों के साथ क्या हो रहा है। दिल में सब कुछ सामान्य नहीं है, बाकायदा जांच के आदेश भी दिए गए हैं। जो हार्ट अटैक लगातार आ रहे हैं, इसके लिए जांच के आदेश दिए गए हैं, इसके लिए बाकायदा रिसर्च के आदेश दिए गए हैं कि आखिर क्यों इस तरह से हार्ट अटैक आ रहा है। इंदौर की तस्वीर है, जिम के मालिक को हार्ट अटैक आया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। अब आपको बताते हैं आज की पहली बड़ी खबर है, अंजलि के 5 नहीं बल्कि 8 कातिल हैं। ये आप पहली बार जान रहे हैं, पुलिस भी कह रही है 7, लेकिन मैं आपको 8 दिखाने वाला हूं। अंजलि की जो मौत की गुत्थी है वो उलझी हुई है। जितना सामान्य और सीधा केस दिख रहा है उतना है नहीं। अगली तस्वीर दिखाइए सर। ये 5 आरोपी मैंने आपको बताया, ये 4 है, एक और 5वां आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में है, जिन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया, लेकिन सिर्फ 5 नहीं। आज मैं आपको टीवी पर पहली बार, पुलिस कह रही है 7 आरोपी हैं, मैं 8 आरोपी आपको दिखाने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये सीसीटीवी जो आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। ये सीसीटीवी नया है, ये सीसीटीवी बता रहा है कि अंजलि के कितने कातिल हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है, देखिए जरा, ये गाड़ी आकर रुकी है, बलिनो गाड़ी आकर, ये वही बलिनो है जिसमें नीचे अंजलि फंसी है। पीछे देखिए, जो शख्स को आप देख रहे हैं वो झुककर पीछे देख रहा है। आखिर गाड़ी से कितने लोग निकल रहे हैं। उसके बाद देखिए, पहले से 4 खड़े हुए थे, उसके बाद गाड़ी आई, गाड़ी के अंदर भी 4 बैठे थे, कुल 8 लोग जिन्हें पता था कि अंजलि को कार से घसीटकर मारा गया। उसके बाद देखिए गाड़ी में बैठते हैं और यहां से चले जाते हैं। अब फिर से तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा होता क्या है। ये आप देख रहे हैं, पहले से लोग खड़े हैं, बलिनो गाड़ी आई है, बलिनो गाड़ी वालों ने बता रखा था कि ऐसा हुआ है, गाड़ी में लड़की की मौत हो गई है, नीचे फंसी हुई। उसके बाद देखिए गाड़ी से उतर रहे हैं, पीछे का गेट खुला, एक शख्स निकला, दूसरे गेट से एक शख्स, आगे के गेट से एक शख्स निकला है, 3 ही और एक ड्राइवर, और 4 खड़े हुए हैं। ये लोग पीछे जाकर देखते हैं कि लड़की फंसी कहां है। उसके बाद इन लोगों ने इनको बुला रखा था, जो व्हाइट शर्ट वाला पहले से वहां खड़ा था वो जाकर गाड़ी में आगे बैठ जाता है। अदला बदली होती है यहां। ये सब शामिल थे अंजलि की मौत में, ये सब आरोपी हैं अंजलि की मौत के। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, अंजलि की मौत के बाद का सीसीटीवी। अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, आइए। अगली तस्वीर ये है, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फुल स्क्रीन लीजिए इस तस्वीर को जरा। अब मैं आपको बताता हूं कि कितने दरअसल गुनहगार हैं अंजलि के। अब आप देखिए जरा, एक आपको नजर आ रहा है गाड़ी पर, दूसरा उसके आगे, फिर तीसरा पीछे है, चौथा साइड में खड़ा है। ये देख रहे हैं आप, ये 3 आपको नजर आ रहे हैं। उधर देखिए, ये 8 लोग, यानी अंजलि की मौत में 8 लोग जानकार हैं, गुनहगार हैं, और इन पर केस चलना चाहिए, क्योंकि ये सब ये जानते थे कि अंजलि को मारा गया है। ये सब उस साजिश का हिस्सा है। बड़ी चीज ये है, उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। पुलिस अब बाकियों को खोज रही है। पुलिस ने सीसीटीवी में 7 लोगों को देखा है, हमने 8 लोगों को सीसीटीवी में देखा है। पुलिस के अंजलि केस में सबसे बड़ा और नया ट्विस्ट है, कंझावाला केस में 5 नहीं 8 गुनहगार हैं, मैंने आपको दिखाए। आखिर इसमें सच्चाई क्या है? पीछे बहुत कुछ है जो शायद नहीं पता है, जो जांच के बाद पता चलेगा। वारदात में शामिल 2 लोगों की पहचान हो गई। आरोपियों के नाम आशुतोष और अंकुश हैं, यानी 5 के अलावा 2 की पहचान और हुई है, आशुतोष और अंकुश। दोनों आरोपी घटना के 5 दिन बाद भी फरार हैं। दोनों आरोपियों की तलाश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है कि आखिर ये कहां है।
आशुतोष और अंकुश की तलाश में रेड भी हो रही है। बाकायदा दिल्ली पुलिस ने 18 टीमें बनाई हैं जो जांच कर रही हैं। अंजलि केस में एक और नया खुलासा हुआ है। उस रात कार अमित चला रहा था। अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं, यानी जो गाड़ी चला रहा था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं। अंकुश खन्ना आरोपी अमित का बड़ा भाई है। अंकुश के कहने पर अमित ने दीपक को ड्राइवर बता दिया था। पहले झूठ बोला, यह कहा कि ड्राइव कोई और कर रहा था जिससे मामला उस पर बने। हकीकत सामने आई तो ड्राइव कोई और कर रहा था और जो चला रहा था उसके पास भी लाइसेंस नहीं। अंकुश और अमित की घटना के बाद बात हुई, क्योंकि दोनों भाई हैं, यानी लड़की फंसी थी, अंजलि की मौत हो गई और यह बाकायदा फोन पर बताया जा रहा था। अंजलि कार में फंसी थी और आरोपी फोन पर बात कर रहे थे, बता रहे थे। टक्कर के आधे घंटे बाद फोन पर कई बार लंबी लंबी बातें हुई हैं। गाड़ी को भगाने का फैसला ड्राइवर अमित का हो सकता है। गिरफ्तार पांचों आरोपियों के बयान मेल नहीं खा रहे, एक दूसरे को बचाने के लिए बार बार बयान बदल रहे हैं। क्राइम सीन, सीसीटीवी, सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड्स भी पुलिस तलाश रही है। नए सीसीटीवी में 5 आरोपी कार छोड़कर ऑटो में बैठ रहे हैं। आरोपियों की मदद करते दिख रहे हैं 4 से 5 लोग, यह सीसीटीवी में नजर आ रहा है। पुलिस भी इन लोगों को तलाश रही है। सुनिए जरा, पुलिस ने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कह रहे हैं सूरत सागर प्रीत, जो कि स्पेशल सीपी हैं दिल्ली के। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। 2 लोग जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही है। इसके साथ साथ जो तमाम पहलू हैं, नई नई चीज़ें इसमें डेवलप हो रही हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज हमें मिल रही है, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। आज 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं गाड़ी, पुलिस की वैन आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस वैन। इसमें 5 आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में लेकर आया गया, जहां इनकी पेशी हुई। कोर्ट के अंदर ये वैन गई है। मामला बहुत हाई प्रोफाइल है, बहुत मीडिया वहां मौजूद था, इसलिए सीधे कोर्ट के अंदर ये वैन लेकर गई आरोपियों को, इनकी पेशी हुई। कोर्ट में आज क्या हुआ, पुलिस ने क्या क्या बताया, इन आरोपियों से क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या सबूत मिले हैं और कितने दिन की रिमांड दी गई है, वो देखिए जरा। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा 31 दिसंबर की रात का यह हादसा है। 13 किलोमीटर तक बॉडी को गाड़ी में घसीटा गया। 4 लोगों को गिरफ्तार की 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों को और गिरफ्तार करना है। आरोपियों की 5 दिन की पुलिस रिमांड दी जाए। कोर्ट ने कहा 5 दिन की रिमांड आप क्यों मांग रहे हैं। इस पर कहा गया कि 3 दिन की रिमांड में क्या किया है, कोर्ट ने पूछा। दिल्ली पुलिस ने कहा सीसीटीवी फुटेज निकाला है हमने और पेट्रोल पंप और दूसरी जगह का फुटेज अभी नहीं मिला है। 2 घंटे का 13 किलोमीटर का रूट हमें तलाशना है। आरोपियों को एक दूसरे के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी करना है। अभी आईपीसी की धारा 304, 120 बी और 201 जोड़ी गई है। अब कोर्ट में जो वकील थे आरोपियों के, 5 दिन की रिमांड की मांग सही नहीं है। उन्होंने कहा हम जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं और इस पर कोर्ट ने कहा सभी आरोपियों को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। अब 4 दिन की रिमांड पर ये चारों आरोपी हैं। सुनिए जरा आरोपियों की वकील शिवानी ने क्या कहा उसके बाद। कोर्ट में आईओ ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी जी, जो कि जज साहब ने 4 दिन की अलाउड कर दी है। पुलिस ने कहा कि अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है और 2 एक्यूज्ड और अभी आए हैं सामने जिनको अभी अरेस्ट करना है, इसलिए उनको 5 दिन की रिमांड चाहिए थी। मैम कोई एविडेंस कोर्ट में ऐसा कोई अभी कुछ नहीं पेश किया है, अभी कुछ नहीं। ओके, तो मैम सब कुछ जो है सीडीआर और सीसीटीवी फुटेज अभी उन्होंने प्रिजर्व करके रख लिया है कि अभी और एविडेंस कलेक्ट करना है और अभी इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, तो अभी और बहुत कुछ अभी बातें पता करनी है। उन्होंने प्रॉपर नहीं बताया, कभी वो कुछ बोल रहे थे, कभी कुछ बोल रहे थे, अभी वो ट्रैक पे आए हैं। दीपक खन्ना को किया गया है गलत तरीके से प्लांट किया गया। जी, किसको बोला, किसने किया है ये नहीं बताया अभी पुलिस वालों ने। अभी कुछ नहीं, ये सब सीडीआर से क्लोज हुआ है। वैसे नहीं पता था कि गाड़ी में वो नहीं था, वो कहीं और था।
अब इस बीच देश ये मांग कर रहा है कि इन पर गैर इरादतन हत्या नहीं, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, गाड़ी खींच रही थी, इन्हें पता था कि गाड़ी के नीचे अंजलि फंसी है, लेकिन हत्या का मुकदमा नहीं। अगर मुझे पता है कि मेरी गाड़ी से कोई मर जाएगा, मैं उसे खींच रहा हूं कई किलोमीटर तक, तो मैं उसे मारने के मकसद से ही खींच रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए सर। इसलिए सवाल यह है कि ये देखिए, इनको पता है कि नीचे एक लड़की फंसी है, उसके बाद भी खींच रहे हैं। अब इससे बड़ा इंटेंशन क्या हो सकता है किसी को मारने का, जब आपको पता हो कि आपकी गाड़ी के नीचे कोई घसीट रहा है और वो तड़प तड़प कर मरेगा। 302। सवाल यह है कि पुलिस ने कैसे धाराएं बदली हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सवाल इसलिए कि पुलिस पहले इस मामले को बहुत हल्के में ले रही थी। और देखिए, पहले पुलिस ने क्या किया इस मामले में। अंजलि केस में पुलिस जांच पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए कि पुलिस ने पहले दिन कहा यह हादसा है। आईपीसी की धारा 279 लगाई थी पहले दिन, और आईपीसी की धारा 279 का मतलब है रैश ड्राइविंग, तेजी से गाड़ी चलाना। 6 महीने की सजा होती और ये सब छूट जाते। पहले दिन पुलिस कह रही थी नहीं, वो तो नशे में थे और गाड़ी के शीशे बंद थे, म्यूजिक चल रहा था, रैश ड्राइविंग, उन्हें तो पता ही नहीं था कि लड़की गाड़ी के नीचे। कुछ दिन बाद जब खबर चली तो आईपीसी की धारा 304 जोड़ी, यानी गैर इरादतन हत्या, ये बाद में जोड़ी गई। इसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। लेकिन परिवार कह रहा है अंजलि का कि धारा 302 लगाई जाए। परिवार का कहना है कि पूरी घटना 302 की तरफ इशारा कर रही है। आईपीसी की धारा 302 का मतलब है हत्या करना। इसमें उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। पुलिस के मुताबिक हत्या का मोटिव अभी पता नहीं है, यानी किस मकसद से हत्या की गई। आईपीसी की धारा इसलिए नहीं लगा सकते, ये पुलिस कह रही है। लेकिन यही पुलिस पहले कह रही थी ये तो एक सामान्य हादसा है। यही पुलिस उसके बाद कह रही है कि गैर इरादतन हत्या है। अब पुलिस कह रही है कानून के हिसाब से 302 पर बात करेंगे। सुनिए जरा। धाराएं हैं वो 279, 120 भी अभी तक इन धाराओं के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, मेडिकल बोर्ड की जो प्रक्रिया है, उसके बाद हम इसमें आगे जो भी वो सेक्शंस हैं वो फाइनल करेंगे। उसमें अगर जरूरत हुई तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सेक्शंस ऐड किए जाएंगे। कोई हादसा होता है और उसमें अगर कोई मोटिव या कोई एक इंटेंशन क्लियर कट ना हो तो उसमें 302 इस्टेब्लिश करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 304, 302, 304A ये लीगल इश्यूज हैं। पुलिस को जो लॉ के तहत कार्रवाई करनी पड़ती है, तो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन क्लियरली इंडिकेट करता है कि 304 के लिए फिट केस है। उसके लिए भी हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस इकट्ठे करने हैं और वो काफ़ी कुछ हमारे पास आ चुके हैं और काफ़ी एविडेंसेस और अब हम इकट्ठा करेंगे। 302 लगना ये एक लॉ का मैटर है। इसमें मेरे चाहने से या किसी और के चाहने से बिना एविडेंस के, बिना फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के नहीं हो सकता है। इसका पूरी तरह से उसके लिए, मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है कि एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपके जहन में एक सवाल चल रहा होगा कि हत्या के लिए कितने सबूत चाहिए, कैसे ये पूरा केस कह रहा है कि हत्या की गई है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, ध्यान से समझिएगा मैं क्यों कह रहा हूं ये हत्या है। आरोपियों को पता था कि गाड़ी के नीचे बॉडी फंसी है। दिल्ली पुलिस खुद यह बात मान रही है कि आरोपियों को पता था बॉडी फंसी है। फिर धारा 302 क्यों नहीं लगाई? गाड़ी ड्राइवर ने जानबूझकर पहले टक्कर मारी, गाड़ी अंजलि पर चढ़ाकर आगे पीछे किया, अंजलि का पैर गाड़ी में फंस गया, यह सब जानबूझकर हुआ। आरोपियों को पता था अंजलि गाड़ी में फंस चुकी है। आरोपियों ने अंजलि को देख भी लिया था। जब आरोपियों ने देखा तब तक वो जिंदा थी गाड़ी के नीचे। आपको पता है आपकी गाड़ी के नीचे कोई जिंदा है, आप उसे फिर भी घसीट रहे हैं, यानी आप उसे मार देना चाहते हैं। 2.5 किलोमीटर के बाद अंजलि का हाथ देख लिया था उन्होंने। इसके बावजूद आरोपियों ने गाड़ी नहीं रोकी, अंजलि को गाड़ी के साथ घसीटते रहे।
अंजलि चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन आरोपियों ने उसकी जान नहीं बख्शी। यही हत्या है। 14 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा, बॉडी निकालने के लिए कार को 4 बार यू टर्न भी किया। यानी पता था कि जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, घसीटने के बाद उसकी मौत हो चुकी है, अब उसकी बॉडी निकल जाए। तब तक गाड़ी नहीं रोकी जब तक अंजलि मर नहीं गई। मकसद ही गाड़ी में फंसी अंजलि को मार देना था। फिर भी धारा 302 लगाने में दिक्कत क्या है? अंजलि के परिवार ने हादसा नहीं बताया, हत्या है ये। फिर पुलिस ने 302 का केस क्यों नहीं दर्ज किया? घटना की चश्मदीद गवाह निधि का बयान है कि निधि ने कहा कि गाड़ी को आगे पीछे किया गया, गाड़ी से टक्कर मारी गई। निधि ने यह सब कहने के बावजूद कि गाड़ी को आगे पीछे किया गया, उसके बाद भी गाड़ी आगे पीछे करने से मौत हो सकती थी। फिर आरोपियों पर धारा 302 क्यों नहीं? निधि की मां ने कहा आरोपियों ने कुचलने की कोशिश की। धारा 302 के लिए दिल्ली पुलिस को कितने सबूत चाहिए? सवालिया अब जरा सुनिए। केस से जुड़े हुए लोग, केस को समझने वाले लोग धारा 302 की मांग कर रहे हैं, यानी गैर इरादतन हत्या नहीं, यह इरादतन हत्या का मामला है। सुनिए जरा। पे मर्डर का तो है ही है जो उन्होंने करा है, जो एक्सीडेंट का लड़कों को फांसी देने की बोला है। उन्होंने बोल तो दिया कि हाँ जो तुमने अपील करी है उन लड़कों की फांसी मांगे, हम फांसी दिलवाएंगे और ये सजा दिलवाएंगे। कि जब 2 जनवरी को अंजलि की माताजी ने ऑलरेडी 302 के लिए बयान दायर कर दिया था, तो अभी तक इस केस को 302 में क्यों नहीं लिया गया? पहली चीज। दूसरी चीज, उस दिन जब दिल्ली पुलिस के आला अफसर वहां पर मौजूद थे तो उनने हमें इस बात का आश्वासन दिया था कि 302 का मुकदमा जो है हमने ऑलरेडी दायर कर लिया है। तो अब अगर दिल्ली पुलिस की FIR में 302 का मुकदमा नहीं है तो ये दिल्ली पुलिस के कार्य प्रणाली पे एक शक की गुंजाइश पैदा करता है। वो गाड़ी के नीचे घुस गई। अच्छा। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। उनको पता था, लड़की नीचे से चिल्ला रही थी, फिर उसे गाड़ी बिल्कुल आगे घसीट के ले गई। फिर उसे घसीटते घसीटते वो छुट्टी नहीं होगी, उसे घसीटते घसीटते बिल्कुल आगे ले गई। अच्छा निधि, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। चढ़ाने की कोशिश करी है, उसको मारा गया, ऐसे ऐसे करके। इस पे भी चढ़ा रहे थे गाड़ी। ये तो भाजगी बहुत घबरा रही थी जब मेरे पास आई है, बहुत घबरा रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सुबह उठ के मैंने कहा ये तो बहुत बुरा हो यार। दिल्ली पुलिस की अभी तक की कार्यवाही से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं इस केस में, और मेरी रिकमेंडेशन है कि ये केस सीधे सीधे CBI को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जितने आई विटनेसेस हैं उन सब के अभी तक 164 स्टेटमेंट तक दिल्ली पुलिस ने नहीं कराए हैं, जो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और 302 सेक्शन मर्डर का अभी तक इस केस में ऐड नहीं हुआ है, जो मेरी रिकमेंडेशन है कि तुरंत ऐड होने की जरूरत है। तो आपने जानकारों को सुन लिया, वो कह रहे हैं 302 हत्या का मुकदमा जुड़ना चाहिए। वकील आदित्य जायसवाल से सुनिए जरा, वो बता रहे हैं क्या इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज हो सकता है, 302 ऐड हो सकती है। सुनिए। दिल्ली सुल्तानपुरी केस में इनिशियली जब FIR रजिस्टर हुई थी तो दिल्ली पुलिस ने FIR रजिस्टर करी थी 304A रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट में। बट लेटर ऑन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट किया है दिल्ली पुलिस ने मैटर को, और जैसे जैसे CCTV फुटेजेस दिल्ली पुलिस ने देखी है, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एड ऑन किया है। बट अभी ये वेरी प्रीमैच्योर है कहना कि इस केस में 302 लगाई जाए। क्यों? क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस स्टिल इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बट अगर लेटर ऑन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट और लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन में अगर ऐसे कुछ एविडेंसेस आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि जो ये एक्यूज्ड है, सारे के सारे लड़के, इन्होंने कुछ ऐसी इंटेंशन थी इनकी ऐसी मारने की, या इनका एक्ट कुछ ऐसे इमिनेंटली डेंजरस था जिस वजह से इस लड़की की मृत्यु हुई है, तो लेटर ऑन 302 में जरूर इनकी चार्जशीट हो सकती है। तो आपने सुन लिया कि 302 के तहत मुकदमा चल सकता है, यानी मर्डर, हत्या का मुकदमा चल सकता है। लेकिन इस पूरी साजिश के दरमियान एक और किरदार है, वो किरदार है सहेली का। सहेली है कहां? सहेली है निधि। निधि क्या कुछ छिपा रही है, सब यही जानना चाह रहे हैं।
क्या इसने सब सच बोला है या झूठ बोला है, सब यही जानना चाह रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाऊंगा। निधि के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा है, लोग कह रहे हैं ये लड़की कुछ छिपा रही है, ये लड़की सच नहीं बता रही है, इसलिए लोग हाय हाय के नारे भी लगा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस आज भी निधि के घर पहुंची पूछताछ करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए संभव है। देख रहे हैं महिला पुलिस दिल्ली की, आप देख रहे हैं। लेकिन निधि जो है, क्या निधि कुछ छिपा रही है? क्योंकि निधि अब अपने पड़ोसियों को धमका रही है, सच बोलने के लिए धमका रही है। तो अगर सब कुछ सच है और सही है तो धमकी क्यों? अंजलि को तड़पता छोड़ घर लौटी थी निधि, गेट न खुलने पर पड़ोसी के घर पहुंची थी। निधि ने पड़ोसी से मोबाइल चार्जर मांगा था और तब निधि का मोबाइल फोन बंद था उस वक्त। इसके बाद निधि घर चली गई और निधि पर सहेली की मदद न करने का आरोप लगा। निधि ने पुलिस या परिवार को फोन क्यों नहीं किया, यह सवाल उठा था। निधि ने कहा था भाई मेरा फोन टूट गया था तो मैं फोन करती कैसे। लेकिन सवाल यह, फिर निधि ने चार्जर क्यों मांगा था, अपना फोन चार्ज क्यों किया, पड़ोसी से फोन लेकर फोन किसे किया था? निधि जल्दबाजी में थी और डरी हुई थी, उसने कहा। अब पड़ोसी ने निधि पर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि निधि उसे धमका रही है। सुनिए जरा, अब आपको सुनवाते हैं उस बातचीत को उस पड़ोसी ने साझा किया है। निधि गाली गलौज भी कर रही है पड़ोसी से और धमकी दे रही है कि मेरे बारे में कुछ मत बताना। सुनिए। मेरी बात सुन दे, ये जो है ना, मेरी बात सुन लूं मैं दे दूंगी, ज्यादा बनेगा तो। ज्यादा नहीं बनेगा, जो हकीकत है वो बताऊंगा नहीं क्या, मैं तेरे चक्कर में क्यों फंसूंगा? हकीकत है तो फिर क्या बताएगा तू? क्या बताएगा? जो बात पुलिस को नहीं दिख रहा क्या हकीकत है, तू बताएगा। पुलिस को क्या दिख रहा है, पर जो पूछ रहे हैं मेरे से वो तो बताऊंगा नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा क्या बात, तू आएगा। मेरी बात सुन दे, ये जो है ना, मेरी बात सुन लूं मैं दे दूंगी, ज्यादा बनेगा तो। ज्यादा नहीं बनेगा, जो हकीकत है वो बताऊंगा नहीं क्या, मैं तेरे चक्कर में क्यों फंसूंगा? हकीकत है तो फिर क्या बताएगा तू? क्या बताएगा? जो बात पुलिस को नहीं दिख रहा क्या हकीकत है, तू बताएगा। पुलिस को क्या दिख रहा है, पर जो पूछ रहे हैं मेरे से वो तो बताऊंगा नहीं। उन्होंने मेरे से पूछा क्या बात। अब निधि क्यों धमका रही है पड़ोसियों को, क्यों कह रही है चुप रहो? आइए आपको सुनवाते हैं जरा, अगर आप बाइट सुना सके तो। निधि के पड़ोसी क्या कुछ कह रहे हैं, निधि ने क्या कहा था और पड़ोसी दरअसल क्या कहा जिस पर निधि ये धमकी दे रही है, सुनिए जरा। करने की कोशिश की मैम, प्लीज मैम बताइए, हम आपके साथ हैं, बताइए। क्लैश हो गई थी इसलिए मैंने कंप्लेंट करने की नहीं कोशिश करी। और आप मेरा फोन टूट गया था उसी हादसे में, ठीक है। आपका फोन टूट गया था? मैं जो वो रात में सीसीटीवी में जो आ रही है, वो जब गली में आई है तो मैं आग जला के बैठा पड़ा था। आपने गवाही दी है? हाँ मैंने गवाही दी है। उसने मेरे से पूछा था कि मतलब कि जब उन्होंने मेरे से चार्जर की बोली है कि फोन चार्जिंग लगवाने के लिए, जो निशान तू वीडियो में सीसीटीवी नजर आ रहा है व्हाइट पैंट में, वो मैं ही हूँ। जो अब नया मामला क्या है? अब नया ये है जो मैंने उसके खिलाफ मतलब जो चीज बोली है ना उसके बारे में, तो बोल रही है कि तू क्यों बता रहा है पुलिस को? किसके बारे में? मीडिया को क्यों बता रहा है? निधि के बारे में, जो उन्होंने मेरे से चार्जर उधर की बोली थी, मतलब अर्जेंट कॉल की बोली थी उनने। अच्छा। तो वो बातों के लिए वो बोल रही है कि क्यों बोल रहा है तू? धमकी दिया? हाँ मैंने मैम को रिकॉर्डिंग भी सुनाई है। कब फोन आया था? ये आया था 7:03 पर, मैंने रिकॉर्डिंग भी करी है इस बात की। कल आया था? हाँ कल। अच्छा, कल शाम में। आइए, पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। 4 दिन की रिमांड है आरोपियों की, जो अभी भागे हैं उनकी तलाश है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूट पर भारी भगवादारी, ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं इसी पहनावे में जाते हैं। योगी आदित्यनाथ की पहचान है भगवा, क्योंकि गोरक्षनाथ के महंत भी हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम उसके बाद बने हैं, लेकिन इसी वेशभूषा में इसी पहनावे में हर जगह जाते हैं। योगी आदित्यनाथ मुंबई गए, अगली तस्वीर दिखा रहा हूं। योगी मुंबई में उद्योगपतियों के साथ बैठे हैं, योगी भगवा में। लेकिन कांग्रेस का कहना है, वाड्रा कांग्रेस कह रही है कि योगी को ये कपड़े उतार देने चाहिए, योगी को ये कपड़े त्याग देने चाहिए, तभी यूपी का विकास हो सकता है। क्या ऐसा है कि योगी भगवा में उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर पा रहे? ये रिपोर्ट देखिए। योगी को भगवा उतार देना चाहिए, भगवा पहनकर उत्तर प्रदेश का योगी विकास नहीं कर पाएंगे। यूपी का विकास करना है तो भगवा त्यागना होगा। योगी को सूट बूट पहनकर मॉडर्न बनना पड़ेगा। जब योगी सूट बूट पहनेंगे, आधुनिक होंगे, तभी उद्योग उत्तर प्रदेश में आएगा। उद्योग आधुनिकता देख कर आता है।
ऐसी सोच है वाड्रा कांग्रेस की। भगवा से इस कदर नफरत है कांग्रेस और उनके नेताओं को कि योगी को भगवा उतारकर सूट पहनने की सलाह दे रहे हैं। आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील। योगी मुंबई में उत्तर प्रदेश का निवेश बढ़ाने के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। अगर ऐसा है कि योगी के भगवा पहनने से उत्तर प्रदेश में विकास नहीं होगा, तो फिर आप देख रहे हैं मुकेश अंबानी को भी योगी के साथ नहीं बैठना चाहिए। मुकेश अंबानी को भी कहना चाहिए योगी आप सूट पहन कर आइए तब मैं बैठूंगा आपके साथ, क्योंकि कांग्रेस को तो कहना है कि योगी जो भगवा पहन रहे हैं, आधुनिक लोग, मॉडर्न लोग, बड़े बड़े कारोबारी नहीं बैठेंगे योगी के साथ। लेकिन देश के बड़े उद्योगपति, दुनिया के रईसों में शुमार मुकेश अंबानी योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं। उसी भगवा कपड़ों में ही मुलाकात कर रहे हैं योगी। योगी ने कोई कपड़ा बदला नहीं है। कांग्रेस को यह देखना चाहिए। अगली तस्वीर दिखाई जरा। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं, दोनों तरफ आपको नजर आ रहा। योगी यहां भी भगवा में, तो उस हिसाब से बॉलीवुड के लोगों को जो सूट बूट में आए हैं उन्हें योगी के साथ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन उन्हें भी एतराज नहीं है, उन्हें भी परेशानी नहीं है, लेकिन कांग्रेस को परेशानी है योगी के भगवा से। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर भगवा से क्या क्या, किस किस से मिले, ये मैं आपको बताता हूं। भगवा पहनकर ही योगी किस किस उद्योगपति से मिले, लेकिन किसी को परेशानी क्यों नहीं हुई योगी के भगवा पर। देखिए जरा, देखिए कौन कौन बैठा है यहां पर योगी के साथ। मुख्यमंत्री योगी मुंबई के दौरे पर हैं और यूपी में निवेश के लिए उद्योगपतियों से मुलाकात की है योगी ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से मिले, अडानी पार्ट्स एंड लिमिटेड के सीईओ करण अडानी से मिले और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से मिले योगी। आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला से मिले। पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के चेयरमैन अजय पीरामल से मिले योगी। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के एमडी सज्जन जिंदल से मुलाकात की, वो भी भगवा पहनकर। हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी से भी मुलाकात की, तब भी भगवा पहने थे। किसी उद्योगपति को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस को परेशानी है। योगी ने फिल्मी कलाकारों से भी मुलाकात की, भगवा पहनकर, किसी को परेशानी नहीं। योगी ने कहा मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। यूपी की नई औद्योगिक नीति बेहतर विकल्प देती है। यूपी में आज कानून का राज है, सुरक्षित माहौल में नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। अब यूपी में कोई गुंडा व्यापारी से पैसे नहीं वसूल करता है। यूपी विश्व स्तरीय सड़क संपर्क के साथ एक्सप्रेसवे राज्य है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का एकमात्र राज्य है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से यूपी का एक्सपोर्ट काफी बढ़ा है। यह सब कुछ भगवा पहनकर ही योगी ने कहा है। यहां की उपजाऊ भूमि हमारे लिए समृद्धि का स्रोत है। कोरोना काल में यूपी में एक भी इंडस्ट्री बंद नहीं हुई। यह योगी ने कहा यूपी में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं खुद उद्योगपति, कारोबारी जो योगी के साथ बैठे थे। वो बता रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं योगी की जो ड्रेस है, योगी की जो वेशभूषा है, जो भगवा है, उसकी वो तारीफ कर रहे हैं। सुनिए जरा हीरानंदानी ग्रुप के सीएमडी को। मुझे नहीं लगता है कि कपड़े आज मैं सूट पहना हूँ, कल मैं मोदी जैकेट पहनता हूँ, दूसरे दिन मैं कुर्ता पैजामा पहन के आया, उसमें कोई परिवर्तन निरंजन हीरानंदानी में नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी है देंगे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हमारी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के अंदर मुझे नहीं लगता है कि कपड़े और ये सब में है। एज लॉन्ग एज लोग डिसेंट कपड़े पहने हैं, और काफ़ी डिसेंट कपड़े योगी जी पहन के आते हैं, लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना ही गलत है। कहीं भी कोई सुरक्षा में सेल लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है, हर व्यक्ति वहां पर पूरी निश्चिंतता के साथ निवेश कर सकता, बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति। लैंड में लोगों को प्रयास करना होगा। हमारे यहाँ एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है, उसने भूमाफियाओं से 64,000 हेक्टेयर लैंड
उनके कब्जे से मुक्त करा करके अपने कब्जे में ली, और इसमें हम लोगों ने तेजी के साथ निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते। उत्तर प्रदेश ने आज एक बेहतरीन लैंड बैंक आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि योगी भगवा पहनकर किस किस देश से दुनिया के यूपी के लिए कितना निवेश लाए। कांग्रेस को भी देखना चाहिए, जिन्हें भगवा से ऐतराज है। अमेरिका से 2.5 लाख करोड़ का निवेश भगवा पहनकर, इंग्लैंड से 1.5 लाख करोड़ का निवेश भगवा पहनकर, खाड़ी देशों से 50,000 करोड़ का निवेश इसी वेशभूषा में, जर्मनी से 25,000 करोड़ का निवेश भगवा अवधारी योगी लाए, बेल्जियम से 15,000 करोड़ का निवेश भगवा में ही आया, दक्षिण कोरिया से 25,000 करोड़ का निवेश। इन किसी देशों को इससे दिक्कत नहीं है कि योगी भगवाधारी है, बल्कि लोगों को गर्व है। फ्रांस 14,000 करोड़ का निवेश लाए योगी, और नीदरलैंड से 8,000 करोड़ का निवेश लाए। किसी को दिक्कत नहीं है भगवाधारी योगी पर। अब जरा सुनिए, बॉलीवुड जो सबसे ज्यादा आधुनिक माना जाता है, सबसे ज्यादा फॉरवर्ड माना जाता है और आधुनिक सोच का माना जाता है, उस बॉलीवुड को भी परेशानी नहीं है। जरा सुनिए बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्या कह रहे हैं। कैसा इनिशिएटिव? बहुत अच्छी सोच है और हम इंडस्ट्री को बहुत सालों से देख रहे हैं, और अगर यूपी में भी ऐसा कुछ अच्छा होता है तो हम सबका योगदान के साथ है। उत्तर प्रदेश पहले जैसा अब नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की बहुत छवि सुधर रही है, बहुत प्रगति हो रही है, और कनेक्टिविटी, सुरक्षा, सभ्यता, ये सब बदल रहा है। उत्तर प्रदेश का पूरा मान सम्मान पूरे विश्व तक जा रहा है। इसी के तहत फिल्म सिटी का भी निर्माण हो रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पूरा देश जो है, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम फिल्मों से ओतप्रोत है, और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण को लेके और फिल्म कला के निर्माण को लेके और प्रशिक्षण के निर्माण को लेके इतना सीरियस है उत्तर प्रदेश सरकार। ये एक सराहनीय कदम है, बधाई देता हूँ। योगी जी हमेशा मतलब जो मेरी फिल्म का डायलॉग था ना, एक बार कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपनी खुद की भी नहीं सुनता। तो एक बार योगी जी ने ठान लिया कि इधर यूपी में फिल्म सिटी बनेगी तो बनेगी, और इन्हीं की यूपी की फिल्म पॉलिसी बिल्कुल फिल्म फ्रेंडली है और काफी एनकरेजिंग है। इसलिए मैंने अपनी लास्ट 3 फिल्में उधर शूट की है, और मेरे ख्याल में आगे भी बढ़ के काफी और फिल्मों की शूटिंग करेंगे। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो उन्होंने लाया यहाँ पे, वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री को खास करके सब्सिडी की जो उन्होंने बात की, 2.5 करोड़ की सब्सिडी, ये बहुत अच्छा है इनिशिएटिव, जो ताकि बहुत से फिल्म मेकर्स है, जो यंग फिल्म मेकर्स है, जो नई कॉन्सेप्ट की फिल्म बनाना चाहते हैं, उनके लिए सब्सिडी मिलेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की कि आप जाइए शूटिंग कीजिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उद्योगपतियों को दिक्कत नहीं योगी के भगवा से, सेलिब्रिटीज को दिक्कत नहीं योगी के भगवा से, लेकिन कांग्रेस, वाड्रा कांग्रेस को दिक्कत है। आइए बताता हूं मैं योगी कहां कहां निवेश के लिए जाने वाले यूपी के। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई। यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में विकास, रोजगार और उद्योग बढ़ाने के लिए इन अलग अलग शहरों में जाएंगे, उद्योगपतियों से मिलेंगे, रोड शो भी करेंगे, ताकि यूपी के लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन कांग्रेस, वाड्रा कांग्रेस का कहना है भगवा में तो बात नहीं बनेगी। बीजेपी इस पर क्या कह रही है, सुनिए। राम सेतु राम नहीं है, शंकराचार्य की गिरफ्तारी, भगवा का अपमान करना, मंदिर का अपमान करना, टीका लगाकर लोग चलते हैं तो उसका अपमान करना, धोती कपड़ा पहनना, यानी सभी के वस्त्रों पर या भारत की संस्कृति सभ्यता पर आक्रमण करना, सनातन धर्म पर आक्रमण करना, ये उनकी परंपरा बन चुकी है। निरंतर भगवे के प्रति जो कांग्रेस दल का विरोध रहा है, वह विरोध यह दर्शाता है कि वे हिंदू विरोधी दल है। बार बार इस प्रकार के वक्तव्य आते हैं, हिंदू आतंक, भगवा आतंक, हिंदुत्व आईसिस की तरह होता है, गीता जी में जिहाद दिखता है, इस प्रकार का वक्तव्य बार बार आता है। भगवा रंग तो तप त्याग का प्रतीक है, हमारे तिरंगे का एक अहम हिस्सा है। क्या कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध करती है? अब कांग्रेस के कुछ नेताओं को देखना चाहिए जिन्हें योगी भगवा में अच्छे नहीं लगते हैं। योगी भगवा पहनकर किस किस से मिले? डोनाल्ड ट्रंप को आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ डोनाल्ड ट्रंप से भी भगवा में मिले थे और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत तारीफ की थी योगी की। अगली तस्वीर दिखाता हूं मैं।
नेपाल के पीएम आए थे, पूर्व पीएम, उनसे भी योगी आदित्यनाथ अप्रैल 2022 में मिले थे, उसी तरह से मिले थे और उनको भी भगवा शॉल दिया था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। योगी बिल गेट्स से मिले थे नवंबर 2017 में। बिल गेट्स दुनिया के सबसे रईस लोगों में शुमार, योगी भगवा में ही मिले थे। अगली तस्वीर दिखाइए। उनकी पत्नी मिलिंडा गेट्स से मिले थे तो भगवा में ही मिले थे। तो कांग्रेस को यह जानने की जरूरत है कि आखिर भगवा से उन्हें परेशानी है, बाकी दुनिया में किसी को कोई परेशानी नहीं। योगी तो बता रहे हैं भगवा की खासियत क्या है, सुनिए। भगवा भारी होने में गर्व है, ये भारतीयता की पहचान है। भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो भगवाई होते हैं और वह ऊर्जा का प्रतीक भी है। ये भारत की ऊर्जा, भारत की प्रतिभा का प्रतीक है और मुझे लगता है कि हर उत्तर प्रदेशवासी भगवा कहलाने में गौरव की अनुभूति करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सूट पर भारी भगवाधारी अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो खादी पहनते हैं, उनका शासन और योगी के शासन में एक छोटा सा फर्क दिखाता हूं मैं आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे सीएम रहे, अशोक गहलोत सीएम है और योगी सीएम है। इनके शासन की सिर्फ एक नजीर, एक रिकॉर्ड आपको दिखाऊंगा कि अपराध की जो खुद शक्लो सूरत बताता है। दंगों पर, अपराध में दंगों पर 2021 का आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं। भगवाधारी के राज्य में सिर्फ एक दंगा हुआ है। राजस्थान में 22 दंगे। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं योगी को भगवा उतार देना चाहिए और उद्धव राज में और ज्यादा दंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखिए यूपी दूसरे नंबर पर है, राजस्थान 8वें नंबर पर है और महाराष्ट्र 6ठे नंबर पर है। यह बता रहा है कि भगवाधारी खादी वालों और सूट वालों पर भारी पड़ता है। सुनिए जरा यूपी के लोग क्या कह रहे हैं। अब ये कांग्रेसी नेता जिन्होंने भी इस तरह का बयान दिया है, मुझे लगता है कि ये तो सरासर भगवा का एक तो अपमान है। भगवा पे इस तरह का टिप्पणी करना जो है, ये कांग्रेस के लोगों की जो है सोच और मानसिकता को दर्शाता है। प्राचीन समय से ही भारत तो भगवा में रहा ही है। अब भगवा की ही दृष्टि से आप अगर देखिए एंसेंट इंडिया की, तो सबसे ज़्यादा समृद्ध रहा है। समय चूँकि राजनीति की है, वो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं उनके जो नेताजी हैं, तो उन्होंने कौन सी बहुत बड़ी यहाँ पे निवेश करा दिया। हुसैन देहलवी को पहले अपने घर को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। आज भगवे पर जिस प्रकार का निंदनीय बयान आपने दिया है, वो किसी प्रकार भी भारत के लिए तो श्रेष्ठ नहीं है। कल आप ये भी कहेंगे कि भारत के झंडे में से भगवा रंग हटा दो, क्योंकि ये भी प्राचीन रंग है। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। तो जवाब मिल गया होगा कि किसी को उसके पहनावे से मत आंकिए, उसके काम से, उसके कर्मों से आंकिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, 4,500 घरों पर बुलडोजर ब्रेक। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 2 दिन से खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में थी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया, मैं कहूंगा आदेश आया है। ये अगली तस्वीर दिखाइए जरा। दरअसल ये बाकायदा तैयारी की गई थी, फोर्स लगाया गया था हल्द्वानी में, जहां 4,500 घरों पर बुलडोजर चलना था। अगली तस्वीर दिखाइए। प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था हल्द्वानी में। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद ये आप देख रहे हैं, लोग सड़कों पर थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। फैसला आने के बाद, आदेश आने के बाद फिलहाल मिठाई खिलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है। इस पर आगे सुनवाई होगी। जरा रिपोर्ट देखिए। बहुत बड़ी जीत उन लोगों की, उन माता बहनों की और बच्चियों की जिन्होंने अपने घर छोड़कर रातों को बैठ के प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक तरीके से किया। नए साल पर हल्द्वानी के लोगों के लिए इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो ही नहीं सकती। पिछले साल के आखिर में हाईकोर्ट ने आशियाना उजाड़ने का फरमान सुनाया था और इस साल के पहले हफ्ते में ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया। मतलब हल्द्वानी में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। कड़कड़ाती ठंड में किसी का आशियाना फिलहाल नहीं उजड़ेगा। बहुत बड़ी जीत उन लोगों की, उन माता बहनों की और बच्चियों की जिन्होंने अपने घर छोड़कर रातों को बैठ के प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक तरीके से किया। और हमारे साथ में इस बार सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह सारे दल, राजनीतिक दल और भी यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जो सब गए हैं साथ में, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये मामला
सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का है। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण कर बनी बस्तियों को नैनीताल हाईकोर्ट ने फौरन हटाने का फरमान सुनाया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद करीब 4500 घरों, स्कूलों, धर्मशालाओं, मस्जिद, मंदिर समेत कई अस्पतालों को भी तोड़ा जाना था, जिससे 50,000 लोग सीधे सीधे प्रभावित हो रहे थे। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिनका कोई गुनाह नहीं था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोग सड़क पर थे, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल थे। लेकिन अब सबने राहत की सांस ली है। आइए अब मैं आपको बताता हूं आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या हुआ है, कोर्ट ने आखिर क्या कुछ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हुए रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अतिक्रमण पर नहीं चलेगा बुलडोजर। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कहा मानवीय पहलुओं की अनदेखी की गई है और 7 दिनों में घर खाली कराने का आदेश ठीक नहीं है, क्योंकि पहले कहा गया था 7 दिन में घर खाली हो, 7 दिनों बाद ध्वस्त करने का आदेश ठीक नहीं है। कोर्ट ने कहा व्यवहारिक समाधान ढूंढना होगा, ये तरीका ठीक नहीं है। दशकों से हजारों लोग बसे हैं, इस पर विचार जरूरी है। जमीन की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति जानना जरूरी है। जमीन के मालिकाना हक की मुकम्मल जांच भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को करेगा। तब तक वहां कोई निर्माण नहीं होगा, कोई विकास कार्य नहीं होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को भी नोटिस भेजा इस मामले में और पूरे मामले पर उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है। अब जरा सुनिए क्या कुछ का इस फैसला आने के बाद वहां हल्द्वानी में रहने वाले लोगों ने। न्याय मिला, यहाँ के लोगों को न्याय मिला है। ये हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, कोई खिलाड़ी नहीं है। जी मानव विद्या नहीं बिल्कुल। और हमें सुप्रीम कोर्ट से कल से हम आपसे कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमें 100% भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के हक में फैसला देगी, क्योंकि जो हमने डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे और एक मानवता बहुत बड़ी चीज होती है, उसके साथ साथ मानवता का परिचय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हम सब लोग हल्द्वानी के वासी क्या हिंदुस्तान के वासी, जो इंसाफ हम लोगों को मिला उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमें इससे बहुत खुशी मिली है और हम बहुत खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा साथ दिया और लोगों की दुआएं रंग लाई। अच्छा, सब लोग हम बहुत खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से और हमें पूरी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। अभी जो 1 महीने का स्टे मिला है, इसके बाद में हम हाई कोर्ट जाएंगे और अपने वकीलों को खड़ा करेंगे, बहुत मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा फैसला दिया हम लोगों के हक में, हम लोग कहाँ जाते हैं ये बताइए। हम लोग यहीं के निवासी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि विस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं थी सरकार की, कोई व्यवस्था नहीं करी है। जी जी जी, कोई हमें बहुत अच्छा लगा, हमें हमारा मकान रुक रहे हैं। स्वागत करते हैं जी। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? शाकिर नूर। क्या कहेंगे शाकिर नूर साहब? यही कहेंगे कि भाई हमारे जो है सपोर्ट में सारे लोग खड़े थे, पूरा उत्तराखंड जो है हमारे सपोर्ट में और दुआओं में लगा हुआ था। तमाम हिंदू मुसलमान सभी लोग जो है हिंदू मुसलमान जितने भी लोग हैं, हमारे शहर में अमन चैन सुकून पहले से ही है। और आइए अब आपको बताते हैं हाईकोर्ट ने दरअसल क्या कुछ कहा था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने बहुत सख्त आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को कहा था। हाईकोर्ट ने कहा था, कोर्ट ने बलपूर्वक कब्जा हटाने को कहा था। इसके लिए केवल 7 दिन का समय दिया था। 7 दिन में नहीं हटाने पर गिराने का फरमान था कि 7 दिन में लोग हट जाएं अपना सामान लेकर, वरना गिरा दीजिए। आरपीएफ और राज्य पुलिस से मदद लेने के लिए भी कहा था। जरूरत पड़ने पर पैरा मिलिट्री फोर्स बुलाने के भी आदेश दिए थे, क्योंकि हाईकोर्ट ने पूरी बस्ती को अवैध करार दिया था। कहा था रेलवे की जमीन है जिस पर अवैध कब्जा है, रेलवे के विकास के लिए कब्जा हटाना जरूरी है। और हल्द्वानी की यह बस्ती करीब 78 एकड़ में फैली हुई है। इस बस्ती में 50,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। कोर्ट का यह फैसला 20 दिसंबर को आया था और जिसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है। अब इसके बाद सियासतदान क्या कुछ कह रहे थे, जो पहले हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट जहां अपने मतलब का हो, जहां सहूलियत हो, वहां सब अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है। सही कहा है कि 7 दिनों में विस्थापन संभव नहीं है, क्योंकि 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। पुनर्वास की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। माना है कि 1947 में कई लोगों ने जमीनें खरीदी थी।
सुमित हृदय कांग्रेस विधायक हैं हल्द्वानी से। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट में हमारी गहरी आस्था है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले का संज्ञान लिया है, फिर मुकम्मल सुनवाई कर अच्छा फैसला दिया है। अब रेलवे साबित करे कि ये उसकी भूमि है। शहजाद पूनावाला ने कहा हाई कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इसे मुस्लिम विरोधी एजेंडे के तौर पर परोसा जा रहा है। कांग्रेस और सपा जैसे दल इसे और बढ़ावा दे रहे हैं। सुनिए जरा राज्य के मुख्यमंत्री धामी क्या कह रहे हैं। उस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, चूंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था। और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक आदेश पर, एक फैसले पर, इस पूरे आदेश को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई और इस पर सियासत करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने करने की कोशिश की। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एविक्शन और अतिक्रमण जैसे मामले को भी सांप्रदायिक रंग देकर इस पर राजनीति की जा रही है, वोट बैंक की राजनीति की जा रही है और भड़काने की चेष्टा की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि पठान पर अभी भी घमासान जारी है। आज की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। पठान रिलीज होने से पहले हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ। अहमदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदू संगठन वहां पहुंचे और पठान का पोस्टर फाड़ा। अंदर जाकर ये देख रहे हैं, पोस्टर फाड़ा और हंगामा किया। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर, जिसमें लोगों ने किस तरह प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ भी की अंदर जाकर। एक और तस्वीर है, वो दिखाई जरा। लोगों ने वहां नारेबाजी की और लोग मांग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, पोस्टर जलाए। लोग मांग कर रहे हैं कि पठान रिलीज ना होने दी जाए। तो आपको बता दूं, पठान में 10 कट लगाए जा चुके हैं रिलीज से पहले। यानी पठान में सेंसर बोर्ड के आदेश पर कट हो चुका है, कैंची चल चुकी है। सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड के निर्देश पर पठान से 10 सीन हटा दिए गए हैं। पठान के कुछ डायलॉग्स भी बदले गए हैं। बेशरम रंग गाने के कुछ सीन पर कैंची चल गई है। भगवा बिकनी वाले सीन को कट करने की भी खबर है। दीपिका पादुकोण के विवादित डांस के सीन को भी हटाया गया है। दीपिका के साइड पोज को सेंसर किया गया है और गोल्ड स्विम सूट वाला शॉट भी सेंसर किया गया है। श्रीमती भारत माता को हमारी भारत माता कह दिया गया, उससे बदला गया है। पीएम की जगह राष्ट्रपति या मंत्री शब्द का इस्तेमाल हुआ है। फिल्म में 13 जगह से पीएमओ शब्द को हटा दिया गया है और अशोक चक्र को वीर पुरस्कार शब्द से बदला गया है। स्कॉच शब्द को ड्रिंक से बदला गया है और रॉ की जगह हमारे लंगड़े लूले की जगह टूटे फूटे शब्द इस्तेमाल किया गया। 10 से ज्यादा कट के बाद पठान को यूए सर्टिफिकेट दे दिया गया है। आई खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो आई है देवभूमि से। देवभूमि में दरार की खबरें हैं। जो तस्वीरें आ रही है, तस्वीर दिखाइए जरा। पहली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये जोशीमठ की तस्वीर। कैसे जमीन धंस रही है वहां, सोचिए हालात क्या है। पानी लगातार रिस रहा है। ये तस्वीरें डराने वाली, खौफजदा करने वाली। अगली तस्वीर दिखाई जरा। घरों में बड़े बड़े क्रैक आ गए, जो लोग रहते हैं वहां घरों में क्रैक आ गए। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, जोशीमठ का प्रोटेस्ट है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए कि यहां आकर जल्द से जल्द इनका बेहतर किया जाए, इनमें निर्माण कार्य शुरू किया जाए, वरना हालात और खराब हो सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, जोशीमठ का जो रास्ता है वो कहां से जाता है, उससे आपको अंदाजा होगा कि जोशीमठ को अगर अभी नहीं संभाला गया तो हालात खराब हो सकते हैं। ये आप देख रहे हैं जोशीमठ से 14 किलोमीटर तपोवन है। जोशीमठ से 7 किलोमीटर औली है। जोशीमठ से हेमकुंड साहिब 4 किलोमीटर है और जोशीमठ से बद्रीनाथ जाने का रास्ता भी है जो 45 किलोमीटर का है। अब जरा रिपोर्ट देखिए वहां हालात क्या है। क्या देवभूमि में आने वाली है बड़ी आपदा? क्या देवभूमि में बचने वाला है त्राहिमाम? देवभूमि उत्तराखंड
उत्तराखंड के चामोली की जोशीमठ की इन तस्वीरों को देखने से किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। पहाड़ों में दरारें पड़ रही हैं, जगह जगह सड़कें धंस रही हैं, घरों, होटलों, सरकारी इमारतों में क्रैक पड़ने लगे हैं, धरती फाड़कर जगह जगह पानी निकलने लगा है। जोशीमठ में ऐसा दृश्य है कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। लोगों की रात की नींद और दिन का चैन गायब है। लोगों में दहशत है। जो दीवारों से जोशीमठ वाला पानी निकल रहा है, पूरा जेबी कैंप जो कि हमारा जोशीमठ के जड़ में बसा हुआ है, जोशीमठ की तलहटी में बसा हुआ है। निसंदेह रूप से इस तरह का ये पानी आना लोगों को बहुत ही खतरा पैदा हो गया। लोगों में आशंका है कि ये जो पानी आ रहा है एनटीपीसी का टनल गुजर रही है। आशंका इस बात की है कि कहीं जोशीमठ का नामो निशान ही न मिट जाए, क्योंकि जिस कदर तबाही का मंजर दिख रहा है वो दहशत फैलाने वाला है। जोशीमठ को 4 धामों में प्रमुख धाम बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो दर्जनों परिवार को फिलहाल शिफ्ट किया गया है। 22,000 की आबादी है जोशीमठ में। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है, जल्दी से आपको बताएंगे। विमान में गंदी बात की खबर आई है, इस पर क्या एक्शन हुआ है ये भी बताऊंगा। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर हुआ क्या है। एयर इंडिया की फ्लाइट में जो हुआ है वो आप सुनेंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे कि आखिर फ्लाइट के अंदर ये सब कुछ हुआ और एयर इंडिया ने अब तक कोई खास एक्शन नहीं लिया। फ्लाइट में हुआ ये, फ्लाइट में बुजुर्ग पर पेशाब करने वाले की गिरफ्तारी होगी। विमान में बदसलूकी करने वाले यात्री की पहचान हो गई है और मुंबई से सटे ठाणे का रहने वाला आरोपी शेखर मिश्रा है। शेखर की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की टीम मुंबई पहुंची है। शेखर पर शील भंग करने, नशे में दुर्व्यवहार करने का केस है। आरोपी पर अश्लील हरकत करने, विमान के नियम तोड़ने का भी केस है। शेखर को 3 से 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया में यह हरकत हुई। बिजनेस क्लास में एक महिला न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी दरअसल, और फ्लाइट में सवार व्यक्ति ने महिला के साथ बदसलूकी की। नशे में धुत उस युवक ने बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया। महिला ने एयरलाइंस और पुलिस से इसकी शिकायत की है और घटना के बाद एयरलाइंस ने तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया इस मामले में। तब बुजुर्ग महिला ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन से इसकी शिकायत की है। घटना के 32 दिन बाद एयर इंडिया ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में अब एक्शन जरूर हुआ है, लेकिन एयर इंडिया देर से जागी है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले